बच्चा चैप्टर एकदम नया है, चैप्टर 4 ओवरव्यू है। ऑब्वियसली पूरा का पूरा आपको क्या रेगुलेशन कंप्लीट दिया जाता है? नहीं, हर चीज का ओवरव्यू। क्यों? क्योंकि भैया फाइनल में फिर क्या पढ़ाएंगे, वो ये भी पढ़ाएंगे विथ एक्स्ट्रा चीजें। सेबी 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 के रेगुलेशन पढ़ रहे, लेकिन शॉर्टकट में बोलते हैं आईसीडीआर। ये आईसीडीआर का फुल फॉर्म क्या है? इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। रेगुलेशन 2018 अमेंडेड वर्जन है बच्चा। इससे पहले भी आपको कुछ कुछ पुरानी 2012 ये सब देखते रहेंगे। तो बच्चा इस चैप्टर में फुल फ्लेज आप जो सीखोगे वो आप क्या सीखोगे कि कैसे आईपीओ लाया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में दो बातें समझेंगे। जब भी हम इश्यू लाते हैं, इश्यू की होती है दो स्टेजेस। इश्यू की होती है दो स्टेज। सबसे पहली स्टेज की अगर मैं बात करूं तो पहला है प्री इश्यू एक्टिविटी, दूसरा है बच्चा पोस्ट इश्यू एक्टिविटी। प्री इश्यू और पोस्ट इश्यू एक्टिविटी वर्ड से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। इश्यू से पहले और इश्यू होने के बाद, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बच्चा इश्यू से पहले क्या होता है और इश्यू के बाद क्या होता है, पहले एक टर्म समझाती हूँ बच्चा। ये टर्म क्या है? सब्सक्रिप्शन लिस्ट। बच्चा हम बोलते हैं ना शेयर्स को सब्सक्राइब करना, 90% सब्सक्राइब कर लेना, ये वर्ड तो सुना ही होगा। मतलब 90% एप्लीकेशन आ जाए, 90% एप्लीकेशन आ जाए। सब्सक्रिप्शन लिस्ट, तो बच्चा 90% आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप सब्सक्राइबर कहलाओगे। आप लोग क्या कहलाओगे? सब्सक्राइबर। मैं कंपनी हूँ, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम बैठी रहती है बच्चा पूरी पूरी। आपकी एप्लीकेशन आती है, हम डिसाइड करते हैं किसको देना है और किसको नहीं देना। आपने अपनी सब्सक्रिप्शन मनी भेज दिया, हमें सब्सक्राइब कर लिया है, आपको सब्सक्राइबर बोला जाएगा। हम एक लिस्ट तैयार करेंगे ना किस किस को दे रहे, तो हम उस लिस्ट को क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अलॉटमेंट हम देते हैं ना बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉटमेंट, उनकी मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है। हम डिसाइड करते हैं ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट, ये एप्लीकेशन रिजेक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी। ओवर सब्सक्राइब हो रहा है मतलब वो सबको हाँ कह रहे, किसी को ना नहीं बोला, सबको हाँ बोल दिया। मतलब एक लिस्ट तैयार होती है, इस लिस्ट को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जब भी ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होती है, मतलब ओपन किया जाता है कि हमने इन लोगों को एक्सेप्ट किया, ठीक है। उससे पहले जो भी काम होते हैं उसे हम बोलते हैं प्री इश्यू एक्टिविटी। अब सब्सक्राइब हो गया, अब सब्सक्राइब हो गया, धीरे धीरे पैसे मांगेंगे ना, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मर्जी। एक बार में भी पूरा पैसा मांग सकते हैं, थोड़ी थोड़ी में भी, सबकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन से पहले जितने भी काम होंगे इन्हें हम बोलते हैं प्री इश्यू एक्टिविटी। सब्सक्राइब हो गया है, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन कर दी है, इसके बाद के सारे काम क्या होंगे बच्चा? पोस्ट इश्यू एक्टिविटी, जिसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल ये सब भी हो सकता है। आज मेरी कंपनी के लिए मुझे इश्यू लेकर आना है, तो मैं प्लानिंग करूं, प्लॉटिंग करूं, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करूं, ये सब क्या होंगे? प्री इश्यू हो जाएंगे, इश्यू से पहले। अब पैसे मंगवा रही हूँ और दूसरे काम करूं, पैसे फिर इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे? पोस्ट इश्यू। तो अब आपकी बुक में आएंगे, इंट्रोडक्शन में बोल रखा है द होल प्रोसेस ऑफ इश्यू, द होल प्रोसेस ऑफ इश्यू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्री इश्यू एक्टिविटी और पोस्ट इश्यू एक्टिविटी। यहां तक चीजें क्लियर है? चल, ऑल द एक्टिविटी। अब उन्होंने प्री और पोस्ट को बच्चा क्या किया है? एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ऑल द एक्टिविटी बिगिनिंग विद द प्लानिंग ऑफ कैपिटल इश्यू, हमने सोचा है इश्यू करना है, टिल द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, इसे क्या बोलेंगे? प्री। पोस्ट, ऑल द एक्टिविटी सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कॉल्ड पोस्ट इश्यू एक्टिविटी। इंट्रोडक्शन समझ में आया? तो अभी हम इस पूरे चैप्टर में सीखेंगे आईपीओ कैसे लेकर आया जाता है। इन्होंने कहा होल प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्री और पोस्ट। तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या सीखेंगे? प्री सीखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? जेनिस बोले तो ओरिजिन, पूरी हिस्ट्री विस्ट्री बताइए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अभी आप ये समझो रेगुलेशन 2018 आपके लिए फ्रेश है, इससे पहले बहुत पुराने अमेंडमेंट आते रहते हैं आए दिन, ठीक है। और इसमें तो सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आए हैं। एक जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ करता था, 2009 ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक है। चलिए फिर बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है? आईसीडीआर कमिटी बनती रहती है। जब भी कोई नया लॉ आता है ना, इसके पीछे कमिटी बनती है, कमिटी अपना सजेशन देती है, अपने रिकमेंड देती है, तब जाकर बनती है। तो 2018 इन कमिटी के सजेशन से बना। तो सजेशन जो एक्सेप्ट कर लिए होंगे वो लॉ बन चुका होगा, सजेशन जो रिजेक्ट हो चुके होंगे वो लॉ नहीं है।
तो आईसीडीआर कमिटी सजेशन में इधर उधर की बातें हैं, सारी चीजें स्किप। सीधा अब फाइनली 2018 में 11 सितंबर 2018 में हमारा सेबी आईसीडीआर 2018 बनता है। ये पूरा पास से इन्होंने बताया, जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं, तो मैंने पूरा स्किप करवा दिया। अब इन्होंने कहा रेगुलेशन में कुछ चैप्टर्स हैं, हर रेगुलेशन के चैप्टर्स होते हैं, लेकिन हर चैप्टर हमें इसका ओवरव्यू देता है। ठीक, तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं कि भैया राइट इशू पढ़ेंगे, आईपीओ पढ़ेंगे, एफपीओ पढ़ेंगे, प्रेफरेंशियल इशू पढ़ेंगे, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चा विदाउट वेस्टिंग टाइम अब स्टार्ट करते हैं। इशू के 4 टाइप होते हैं। इशू के कितने टाइप होते हैं? 4। सबसे पहला टाइप क्या है? पब्लिक इशू। पब्लिक इशू मतलब जनता को शेयर इशू कर रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं। पब्लिक इशू में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पब्लिक इशू के ना 2 टाइप है, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ का फर्दर पब्लिक ऑफर। जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम इशू लेकर आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। फर्स्ट टाइम तो एक बार लेकर आएगी, उसके बाद बार बार पैसा मांगेगी तो एफपीओ। सेकेंड टाइम या फिर बच्चा फर्दर जब कभी भी मांगेगी, दैट वाज एफपीओ। ये भी चीजें हमें पता है। चलिए, आईपीओ में आप 2 चीजें देखोगे, फ्रेश और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश मतलब न्यू शेयर, मस्त प्रिंट कर रहे हैं, दे रहे हैं। ऑफर फॉर सेल सेकेंड हैंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात आपके लिए नहीं है, न्यू है ये बात आपके लिए। चलिए समझते हैं। मैं कंपनी रन कर रही हूं, आईसीसी, आईटेक्स कॉमर्स क्लासेस, ये मेरी कंपनी का नाम है। ठीक है, अब इस कंपनी ने सोचा है कि वो आईपीओ लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी बच्चा? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। चलिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ गए, लेकिन मेरी कंपनी अभी पब्लिक कंपनी है, लिस्ट नहीं हुई है, तो मेरी कंपनी को क्या मैं अनलिस्टेड कंपनी बोल सकती हूँ? यस और नो? अनलिस्टेड कंपनी जब फर्स्ट टाइम आईपीओ लेकर आएगी, तो पहले आईपीओ लेकर आएगी और इस आईपीओ के शेयर को क्या करवाएगी? लिस्ट कराएगी। तो आईपीओ में हमेशा अप्लाई करने वाली कंपनी कौन सी होती है? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी अप्लाई करेगी, आईपीओ जनता के पास जाएगा, जैसे जनता के पास जाएगा उसको लिस्ट करा देगी। तो अब आईसीसी कंपनी क्या बन जाएगी? लिस्टेड। एफपीओ क्या हो जाएगा? एफपीओ क्या हो जाएगा? लिस्टेड कंपनी ने दोबारा से शेयर इशू किया, तो आईपीओ के लिए हमेशा अनलिस्टेड वर्ड लिखा होगा और एफपीओ के लिए हमेशा लिस्टेड। तो ये मत कहना दीदी इसमें अनलिस्टेड क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम तो अनलिस्टेड ही थी। चल, अब बच्चा आईपीओ और एफपीओ दोनों में आप नोटिस करो, उसमें भी फ्रेश और पुराने हैं, फ्रेश और पुराने हैं। कंसेप्ट क्लियर है? समझना। अब फर्स्ट टाइम मैं इशू लेकर आई हूं, मेरी कंपनी के, मैं पब्लिक कंपनी तो हूं ना पहले से ही, पब्लिक कंपनी के शेयर कुछ तो मार्केट में है ही ना। क्या बात समझ में आ रही है? बस हमारे पास लिस्टेड वाली फैसिलिटी नहीं थी, वैसे तो हमने पैसा इधर उधर से तो लिया हुआ है। ठीक है, मान लो मेरे 10 करोड़ ऑलरेडी थे, मैं एक पब्लिक कंपनी थी, अनलिस्टेड कंपनी थी, 10 करोड़ तो है ना। ठीक है, मुझे और पैसे की जरूरत पड़ रही, तो मैं लिस्ट होना चाह रही हूँ। मुझे 15 करोड़ की जरूरत है, मैं कितने का आईपीओ ला रही हूँ? 15 करोड़। मेरे पास ऑलरेडी कितने करोड़ है? 10 करोड़। 15 करोड़ और चाहिए, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? मुझे प्रपोज कितने का किया मैंने? प्रपोज कितने का है? 15 करोड़ का। ठीक है, इस 15 करोड़ के बाइफर्केशन है। मैंने कहा मुझे जनता से 10 करोड़ चाहिए, तो जनता को फ्रेश इशू करूंगी, जनता को क्या करूंगी? फ्रेश इशू। अब मेरी कंपनी में कुछ पुराने शेयर होल्डर हैं जिनके पास 10 करोड़ हैं, 10 करोड़ के शेयर्स हैं। वो पुराने शेयर होल्डर्स प्रमोटर भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर के पास भी क्या है? शेयर होल्डिंग है, और नॉर्मल कोई भी हो सकते हैं। रॉकी सर, अभिषेक सर, हम लोग के पास 10 करोड़ का पूरा रखा हुआ है और भी बहुत सारे लोग हैं। हम में से कोई पुराने शेयर होल्डर है, वो चाहते हैं अपने पुराने शेयर्स बेचना। क्या चाहते हैं? अपने पुराने शेयर्स बेचना। ध्यान देना, पुराने शेयर्स क्या चाहते हैं? बेचना चाहते हैं। बच्चा वो चाहे तो किसी और को भी बेच सकते हैं ना। मुझे इस कंपनी को छोड़ना है, तो मैंने रॉकी सर को बेच दिया, अभिषेक सर को बेच दिया मेरी शेयर होल्डिंग, या सर बेच सकती हूँ। मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे जनता को बेचना है, मेरी मर्जी, मेरा ऑप्शन, जनता ज्यादा अच्छे पैसे दे देगी, मुझे जनता को बेचना है। तो बच्चा आईपीओ कितने का है मुझे बताओ?
15 करोड़ का। आईपीओ कितने का रहा है? हमने कहा इस 15 करोड़ में से 10 करोड़ फ्रेश इशू है, जनता पैसा देगी, इस पैसे को हम एक प्रोजेक्ट में लगाएंगे। 15 करोड़ हम पैसे मांग रहे, लेकिन पूरा का पूरा 15 करोड़ प्रोजेक्ट में नहीं लग रहा है। क्या बात समझ में आई? 10 करोड़ नए शेयर हैं जो प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है, जनता को इश्यू किया जाएगा और इसका पैसा कहां लगेगा? प्रोजेक्ट में। कंपनी लेगी और कंपनी कहां लगाएगी? प्रोजेक्ट में। 5 करोड़ ना पुराने शेयर्स है। 5 करोड़ क्या बच्चा? पुराने शेयर्स, सेकेंड हैंड शेयर्स। ऑफर दिया जा रहा है फॉर सेल। पुराने शेयर होल्डर जो आईटेक्स कंपनी के पुराने शेयर होल्डर हैं, इन्होंने जनता को दिए हैं, अपने शेयर्स दिए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका पैसा क्या कंपनी लेगी? जो बेच रहा है वो लेगा। क्या बात समझ में आ रही है? जो बंदा बेच रहा है वही ये पैसे लेगा। मतलब साफ साफ ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, अच्छे से चीजें पढ़ना। जितनी भी कंपनी के आईपीओ आते हैं उसमें लिखा रहता है, या फिर एफपीओ आते हैं उसमें लिखा रहता है कि हमारा आईपीओ एफपीओ है कितने का? 15 करोड़ का, जिसमें से 10 करोड़ क्या है बच्चा? फ्रेश इश्यू, और 5 करोड़ क्या है? ऑफर फॉर सेल। 10 करोड़ लगने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट में जो हमने बताया, जिसके लिए हमारे पैसे की हमें जरूरत है, और बाकी 5 करोड़ हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जो अपने खुद के शेयर को मार्केट में बेचना चाहते हैं, और मार्केट में बेचेंगे। जब ये पैसा आएगा, ये पैसा किनको मिलेगा? इनको मिलेगा, ये अपने घर लेकर जाएंगे। कंपनी के हाथ में बस लगने वाले कितने? 10 करोड़। लेकिन लिखा क्या रहता है आईपीओ में? 15। क्या बात समझ में आ रही? कभी कभार तो यही लिखा रहता है पूरे के पूरे 15 करोड़ क्या है? पूरे के पूरे 15 करोड़ क्या है? ऑफर फॉर सेल। ध्यान देना अच्छे से कि आप फ्रेश इश्यू खरीद रहे हो या फिर ऑफर फॉर सेल। ये है डिटेलिंग। क्या ये बात समझ में आई? प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी आपको। ठीक? क्या ये बस आईपीओ में होता है? नहीं, ये किस में होता है? एफपीओ में भी होता है। प्रैक्टिकली एक पूरा आईपीओ दिखाऊंगी रीड कर कर। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए अब बच्चा पब्लिक इश्यू की वापस करती हूँ। पब्लिक इश्यू बोले तो जनता, जनता में आईपीओ भी ला सकते हैं और एफपीओ भी। आईपीओ में भी फ्रेश होते हैं और पुराने भी होते हैं। उन पुराने को टेक्निकली ऑफर फॉर सेल। किसी ने कॉपी में लिखा सेकेंड हैंड शेयर, एक्स्ट्रा 2 नंबर काटूंगी मैं, ठीक है? एफपीओ में भी फ्रेश इश्यू होता है और ऑफर फॉर सेल। जो सेकेंड हैंड होते हैं, लेमन कॉमन मैन की इंसान की लैंग्वेज बोलूं, जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो सेकेंड हैंड है, पुराने शेयर्स है, क्योंकि कोई और अपना शेयर दे रहा है और अपना पैसा लेकर जाएगा। कंपनी का उस पैसे में कोई हक नहीं है। अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट में, दैट वाज राइट इश्यू। राइट इश्यू क्या है? कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो चाहे तो पब्लिक इश्यू के पास जा सकती है, जनता के पास, लेकिन वो क्या कह रही है कि जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया है, तुम लोग मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, मैं नए लोगों के पास भी जा सकती हूँ, मतलब पब्लिक, लेकिन मैं तुमसे एक बार पूछ लू ना, तुम्हारी शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी, क्यों नए लोगों को, जनता को अट्रैक्ट करूं? तो राइट इश्यू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देना। अगर वो इंटरेस्टेड है तो बढ़िया, अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो चलो नए बकरे को ढूंढू मैं। ठीक है, तुम लोग तो बकरा बना ही चुके हैं। ठीक, चलिए थर्ड क्या है बच्चा? बोनस इश्यू। क्या होता है बोनस? बुद्धू बनाओ कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट का पैसा किसका था? तुम्हारा था। कंपनी ने कमाया अच्छा खासा, तुम्हारा पैसा लगाया, पब्लिक इश्यू राइट इश्यू करके तुम्हारा पैसा लगाया मार्केट में। जब भी मार्केट में पैसा लगाते तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है, बोलो हाँ। इस प्रॉफिट को टेक्निकली डिविडेंड बोला जाता है, बोलो हाँ। अब जब ये प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड देना है कि नहीं देना, ये टोटल डिपेंड करता है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये इनका खुद का डिसीजन होता है। अगर ये चाहते हैं कि इस साल मुझे डिविडेंड देना प्रॉफिट में से, तो वो खुद डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहते नहीं देना तो फिर नहीं देंगे, मतलब वापस से कंपनी में क्या करते बच्चा? री इन्वेस्ट करते, खुद के पॉकेट में लेकर नहीं जाते प्रैक्टिकली। तो भैया करप्शन की बात अलग है, ठीक है? चलो ऑन रिकॉर्ड तो क्या दिखाते कि भैया हम आपकी कंपनी में ही ये पैसा लगाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला भैया हम डिविडेंड नहीं बांट रहे, 2-4 साल का एक साथ डिविडेंड हो गया, ठीक है, डिविडेंड बोलो, प्रॉफिट इकट्ठा हो गया। अब लेकिन कल को बांटना है तो किसको बांटना पड़ेगा? इन्हीं शेयर होल्डर को। तो एक काम करते हैं, इनको नहीं देते, इनको क्या कर देते हैं? शेयर इशू कर देते हैं। और शेयर इशू कर देंगे और क्या बोलेंगे? आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा हमारे पास रखा है ना,
क्या बात समझ में आ रही है? आपका पैसा प्रॉफिट कहाँ रखा है? मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा है प्रॉफिट के फॉर्म में। ये आप ही का पैसा है जो आपको डिविडेंड देना था। अगर मैं आपको डिविडेंड दे देती तो इस पैसे से आप प्रॉपर्टी खरीद लेते, गाड़ी खरीद लेते, आईफोन खरीद लेते, यस और नो। लेकिन ये पैसा कंपनी ने रखा अपने पास और क्या बोला कि हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं ना, और इस शेयर का पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। हम इस प्रॉफिट को ही दिखा देंगे कि आपने हमें शेयर का पैसा दे दिया। तो ये एक बुद्धू बनाओ कॉन्सेप्ट होता है। कंपनी ने क्या किया, आपको एक्स्ट्रा शेयर इशू भी कर दिए, और बच्चा आपका प्रॉफिट आपको दे भी दिया और देकर वापस ले भी लिया। बात समझ में आई? दैट वाज बोनस शेयर्स। ठीक है, पैसा देते तो कुछ और करते हैं, लेकिन क्या पकड़ा दिया? शेयर पकड़ा दिया, और पैसे भी रख लिए, री इन्वेस्ट करा दिया। अभी तक प्रॉफिट दिख रहा था, कल को मिलेगा 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 मिलेगा, लेकिन दिया क्या? नहीं। तो इट वाज बोनस इश्यू। चलिए अब फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट वाज प्राइवेट प्लेसमेंट। अरे दीदी इतने चैप्टर्स में आया, कभी समझ ही में नहीं आया, इसी चैप्टर का वेट हो रहा था। वेरी गुड। प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे पब्लिक इशू है, जनता को दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? हम जनता को नहीं दे रहे, कुछ प्राइवेट लोगों को दे रहे। जैसे हमने देखा कि जब जनता को दे रहे तो फर्स्ट टाइम दे रहे या फिर फर्दर बार बार देंगे, दूसरी बार दे रहे, ठीक है। ऐसे ही प्राइवेटली मतलब कुछ चुने हुए लोगों को दे रहे। तो इसके भी दो टाइप है, इसके भी कितने टाइप है? दो टाइप है। पहला टाइप नाम क्या है बच्चा? प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू बोलो या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलो, एक ही बात है। प्रेफरेंस देना ये तो समझ में आ रहा है, सेलेक्टेड ग्रुप को दे रहे। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कुछ चुने हुए लोगों को। तो सबसे पहला पैटर्न क्या बोल रहा है? हमने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और कंपनी ने खुद जाकर उनको विजिट किया और बोला कि आप हमारी कंपनी के क्या कर लो? शेयर खरीद लो। कंपनी की मर्जी है ना मार्केट से पैसा उठाने की, या तो क्या करे? जनता से ले, या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, या तो जो पैसा खुद ही प्रॉफिट के फॉर्म में रखा है उन्हीं को बुद्धू बनाकर वही पैसा वापस से री इन्वेस्ट कर दे, या तो कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास जाए। तो प्रेफरेंशियल इशू बोल रहा है सेलेक्टेड लोगों के पास गए हैं, वो पैसा लगाने को तैयार हो गए तो कंपनी के पास पैसा आ गया, ठीक है, इशू ना, शेयर इशू कर दिया उनको। या फिर क्या किया? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम। लेकिन कुछ याद आना चाहिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अगर अप्रोच किसको जाकर करी है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिसकी अपने आप में एक कंप्लीट लिस्ट थी, जिसमें म्यूचुअल फंड आता था और पेंशन फंड आता था, इंश्योरेंस फंड आता था। वेरी गुड, पूरी कंप्लीट लिस्ट थी। कुछ 10-12 पॉइंट्स थे ना? अरे याद नहीं है, लेकिन याद तो आ गया ना क्या था? अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिया गया है तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। प्लेस कर दिया, दे दिया, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? अगर आप किसी भी सिलेक्टेड लोगों को लेते हो, प्रेफरेंशियल इशू, लेकिन आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के ही सिलेक्टेड लोगों को देते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स। बात समझ में आई? इशू कितने टाइप के दिखाए हैं जल्दी बताओ? पहला जनता से, राइट, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोनस भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही बोलेंगे, बस इसका पैसा आप ही के पास रखा था, ठीक है। राइट इशू में पैसा कहाँ रखा था? अपने पॉकेट से दिया है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने। बोनस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने अपने पॉकेट से नहीं दिया है, फ्री मिला है उसको, लेकिन वो फ्री एक्चुअल में फ्री नहीं है, उसी का पैसा रीयूज किया गया। और चौथा ऑप्शन क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी खुद अप्रोच करती है प्राइवेटली लोगों को, ठीक। चलो अब आपकी बुक में ना ये है पैटर्न टाइप्स ऑफ इशू का, मैंने ब्रॉडली आपको बता दिया। आईपीओ, एफपीओ, ये सब। अब इन्होंने बोल दिया, देखो इन्होंने सिंगल पहले बताया आईपीओ, फिर क्या बताया? एफपीओ, ये समझ में आ गया। फिर बोनस लिखा है, समझ में आ गया। राइट इश्यू सिक्योरिटीज, क्लियर है बच्चा। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर 2 पॉइंट्स थे, प्रेफरेंशियल इशू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बोलो, प्रोग्राम्स बोलो, या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोलो, एक ही बात है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने पूरा ब्रॉडली नहीं बताया टाइप कितने, टाइप तो वैसे 4 है, पब्लिक, एग्जिस्टिंग, राइट और बोनस एग्जिस्टिंग, बस एक फ्री दिखने में है फ्री, और एक क्या है? पॉकेट से लगाना है। और लास्ट वाला क्या था? प्राइवेटली। नीचे इन्होंने इसी टाइप्स को समझाना चालू किया है। अब आईपीओ में मैं रीड कर रही हूँ, नीचे पब्लिक ऑफर में क्या लिखा है, देखते हैं समझ में आता है ना। ऑफर ऑफ दी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय दी, क्या लिखा है? क्यों लिखा है अनलिस्टेड? क्योंकि अभी वो लिस्ट नहीं हुई है।
अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड इश्यूर टू पब्लिक फॉर दी सब्सक्रिप्शन, इंक्लूड क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर फॉर सेल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वेरी गुड, जो अपने है ना शेयर्स को मार्केट में बेचने आ गया, दैट वाज सेकंड हैंड, क्लियर है बच्चा। तो बच्चा आईपीओ समझ में आ गया, एफपीओ क्या था, ऑफर स्पेसिफाइड, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, वहां अनलिस्टेड था क्योंकि फर्स्ट टाइम थी, अब लिस्ट हो चुकी है, पहली बार ला चुकी है, लिस्टेड हो गई है, टू दी पब्लिक ऑफ दी सब्सक्रिप्शन, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट इश्यू, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय कंपनी टू किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ऑन दी रिकॉर्ड डेट, क्यों बोला रिकॉर्ड डेट, एक डेट डिसाइड होगी क्योंकि मार्केट में इतने फ्लक्चुएशंस थे, तो किसको देना है, तो एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड की जाएगी बुक को क्लोज करने की, क्लोजर डेट, क्लियर है बच्चा। चलो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल इश्यू बोलो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलो, एक ही बात है, प्रेफरेंशियल इश्यू, यहाँ पे आ जाओ, प्रेफरेंशियल इश्यू मैंने क्या बोला था, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक ही बात है, सिलेक्टेड ग्रुप। चलो लिस्टेड कंपनी ने क्या किया है, इश्यू की है टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली जाकर, ठीक। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या लिखा है, लिस्टेड कंपनी ओनली किसको दे रही है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो उन्होंने बोल रखा है भैया चैप्टर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन हमने बहुत डिटेल में डेफिनेशन पढ़ ली है, बात समझ में आई, पक्का पक्का। बोनस, ये एडिशनल शेयर है इशू बाय द कंपनी टू किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, क्या बात समझ में आ रही है। तो ये थे हमारे टाइप्स, टाइप्स क्लियर हो गए, और गहराई में जाएंगे, ठीक। चलिए इन्होंने कहा अब हम अपना बैकग्राउंड आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, मुझे चैप्टर का नाम बताओ, सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, एप्लीकेबिलिटी लिखी है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 किस किस में एप्लीकेबल है, जिसमें रेगुलेशन नंबर 3, रेगुलेशन नंबर 1 में नाम दिया होगा, रेगुलेशन नंबर 2 में डेफिनेशंस दी होंगी, हमेशा 2 में क्या दे रखी होती है, डेफिनेशंस, 3 से आपका चालू होता है प्रोविजन, 3 बोलता है किस किस में एप्लीकेबल है। अगर आपकी कंपनी ने इशू किया है, कौन सी कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी ने आईपीओ, अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करो तो बीइंग अ सीएस, वो कंपनी क्या है बच्चा, भी अनलिस्टेड है, लिस्ट होना में इंटरेस्टेड है, तो आईपीओ लेकर आना चाहती है, तो आपको ये पूरा सेबी के आईसीडीआर फॉलो करवाने पड़ेंगे बीइंग अ सीएस। तो क्या आपकी कंपनी में आईसीडीआर लगेगा, हाँ। राइट इशू करवाना चाहती है, कंपनी लिस्टेड है, राइट इशू करवाना चाहती है, तो आप पे क्या आईसीडीआर लगेगा, इन्होंने कहा कंडीशन, आप राइट इशू बोले तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कितना पैसा उठाना चाहते, इन्होंने कहा अगर आपका एग्रीगेट वैल्यू कितना बोल दिया, मार्केट, मतलब आपकी कंपनी को ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, बस 10 करोड़ की जरूरत है, तो आईसीडीआर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, 30 करोड़ की जरूरत है एग्जिस्टिंग शोल्डर से, तो आईसीडीआर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब राइट इश्यू लाने में कंडीशन ये है 50 करोड़ या उससे ज्यादा का इश्यू लेकर आओगे तो ही आईसीडीआर लगेगा, अदरवाइज आईसीडीआर नहीं लगेगा। आईपीओ 2 करोड़ का लाना चाहते हो, लगेगा, हाँ, कोई लिमिट ही नहीं है। फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आओगे, कोई लिमिट नहीं है, लिमिट बस किसको लेकर है, राइट इश्यू को लेकर, बाकी किसी को लेकर ना एफपीओ के लिए ना कुछ भी, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूल जाओगे कि राइट इश्यू की एक लिमिट है, राइट इश्यू की क्या बच्चा, एक लिमिट, क्लियर है। चलो कंपनी एफपीओ लेना चाहती है, लेकिन आपकी कंपनी कौन सी है, ऑब्वियसली लिस्टेड है, तो अगर लिस्टेड है एफपीओ लाना चाहती है आईसीडीआर लगेगा, हाँ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रही है कंपनी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जब हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा है तो उस पर भी लगेगा। आपकी कंपनी जनता से नहीं ले रही है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब बायर से लेना चाहती है, लगेगा आईसीडीआर, हाँ। हम पढ़ रहे हैं आईसीडीआर किस किस में एप्लीकेबल है, किस किस टाइप के इशू में, सारे टाइप के इशू में है, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रही है, लेकिन ये क्या लेके आ रही है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, कंपनी कहाँ की है, बाहर की। आईडीआर कौन लेकर आता है, फॉरेन कंपनी, हमारी इंडियन मार्केट में आके पैसा लेना चाहती है। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है और इश्यू करना चाहती है तो ऑब्वियसली क्या फॉलो करना पड़ेगा, आईसीडीआर, मतलब आईसीडीआर जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, पूरे चैप्टर में रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक। राइट इशू कौन लेके आ रही है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब फॉरेन कंपनी।
ये भी हमारी फॉरेन कंपनी है और ये भी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? फॉरेन कंपनी नॉर्मल इशू लेके आ रही है, फॉरेन कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से एक बार लेकर आ गई, दोबारा से अब उनसे पूछ रही है। ठीक। इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन लेके आ रहा है बच्चा? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटी कंपनी, क्योंकि उनका एसएमई एक एक्सचेंज था, बाकी सब मेन बोर्ड में जाके लिस्ट हो जाएंगी, ये एसएमई में। अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी इशू लेकर आती है, आईपीओ लेके आएगी, तो फर्स्ट टाइम लिस्ट होगी ना अपने खुद के एसएमई एक्सचेंज में, तो उनको भी आईसीडीआर फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ एक छूट गया, ये प्रेफरेंशियल इशू लेकर आ रही है कौन? लिस्टेड कंपनी प्रेफरेंशियल इशू लेके आ रही है, या फिर ये कौन सा, सॉरी ये, इसलिए मैंने सीक्वेंस लिख दिया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आया। फोर्थ क्या बोलता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और ये क्या बोल रहा है? प्रेफरेंशियल इशू। ठीक है, ये फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स फॉरेन कंपनी, सेवेंथ फॉरेन कंपनी, क्लियर है। एट्थ क्या बोलता है? आईपीओ लेकर आ रहा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। नाइन्थ क्या बोलता है? लिस्टिंग ऑन, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म थ्रू एन इशू और विदाउट एन इशू। हमने पढ़ा था इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म वाली, बिना, वेरी गुड, लिस्ट जरूरी नहीं है, बिना पब्लिक इशू लाई भी लिस्ट हो सकती है, तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर मैं एक इनोवेटिव स्टार्टअप कंपनी हूं, मैं कहां लिस्ट होंगी? मेरा इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म एक अलग है, एक मेन बोर्ड होता है, एक एसएमई एक्सचेंज होता है, और तीसरा इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म जहां मैं अलग से लिस्ट होंगी। अगर मैं इनोवेटिव आइडियाज के साथ यहाँ लिस्ट होना चाहती, हो सकती है, लेकिन आईपीओ लाकर भी हो सकती है और विदाउट भी। हमने ये पढ़ा था, एक जगह कॉन्सेप्ट आया था, तो क्या लिखा है? विद और विदाउट एन इशू, क्लियर है। उन्हें भी आईसीडीआर फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ेंगे अपन। फाइनली क्या लिखा है? कंपनी बोनस इशू भी लेकर आ रही है, तो कहीं धोखेबाजी तो नहीं कर रही है? एक तो प्रॉफिट रीयूज करिए, ये प्रोस्पेक्टस में अच्छे से लिखा होगा कि फ्री है, फ्री आपको इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम आप ही का प्रॉफिट यूज कर रहे हो, बस सामने वाला शेयर होल्डर इसे अच्छे से रीड कर ले, लिखा सब होता है, बस कोई पढ़ता नहीं है बच्चा, इतने छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, इसीलिए हो रही है। कैसे नुकसान हुआ? बताओ मुझे, बताओ किस किस में एप्लीकेबल है? इन्होंने कहा भैया आप किसी भी टाइप का इश्यू लेकर आओ, सब में एप्लीकेबल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी भी बैकग्राउंड ही चल रहा है। अब इन्होंने कहा चलो कुछ टर्म समझ लो जो इस चैप्टर में यूज होंगे। सबसे पहला टर्म क्या लिखा है? ड्राफ्ट मतलब क्या समझते हैं? इनकम्प्लीट है, फाइनल नहीं हुआ है। ड्राफ्ट मतलब रॉ, अभी रफ किया है, इसको फाइनल करना है। फाइनल कौन करेगा? सेबी। अभी कंपनी ने एक ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट समझते हैं? ये एक ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफर होता है जिससे हम पब्लिक को ऑफर दे रहे कि आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो प्रोस्पेक्टस है एक तरीके से। ये ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट है, मतलब सेबी कहेगा कि भैया पहले मैं चेक करूंगा, चेक करने के बाद इसे फाइनल बोल दिया जाएगा। तो जब फाइनल हो जाता है तो प्लेन हम बस क्या बोलते हैं? ऑफर डॉक्यूमेंट। अगर कहीं लिखा है ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब वो फाइनल है। ऑफर डॉक्यूमेंट के सामने अगर क्या लिखा है? ड्राफ्ट, मतलब अभी फाइनल नहीं है, सेबी ने अभी चेक नहीं किया। जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट होता है बच्चा, आपको आरओसी को देना होता है। कौन होता है ये आरओसी? बताओ जरा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। चल, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ये ऑफर डॉक्यूमेंट किस स्टेज में है अभी बच्चा? ड्राफ्ट स्टेज में, अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसे फाइल किया जाएगा किसके पास बच्चा? ड्राफ्ट फॉर्म सेबी के पास। एटलीस्ट कितने दिन पहले? 30 डेज पहले। क्या लिखा है? जहां लिस्ट होने जाओगे उन्हें भी दोगे ऑफर डॉक्यूमेंट। आरओसी आपका एक ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इन दो जगह पे आपको ऑफर डॉक्यूमेंट देना, मतलब फाइनल वाला। तो इनको फाइनल देने से पहले सेबी को चेक कराना है। तो क्या लिखा है भैया? इनको फाइल करने से पहले किसको दे दो? सेबी को। सेबी के पास इन शॉर्ट में ये बोलूं 30 दिन है, उसमें 30 दिन किसके पास? कंपनी के पास है कि दे दो। अब सेबी फटाफट इसे चेक करेगा, देखेगा, क्योंकि भोली भाली तो जनता है। इन्होंने बोल दिया हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये बस ऐसा है। नेता नगरी आकर क्या बोल देती है? हम ये बना देंगे वो बना देंगे, है ना, लेकिन बस ओरली बोलती है। ये कह रहे भैया रिटर्न में आपने बोल दिया ये कर देंगे वो कर देंगे, सच में पॉसिबल है कि नहीं वो सारी चीजें? तो सेबी एक बार क्रॉस चेक करेगा, उसे सब कुछ बढ़िया लगेगा तो वो हाँ बोल देगा। जैसे हाँ बोलेगा, आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर दो कि हाँ सेबी ने हमें हरी झंडी दे दी है। ठीक,
सेबी में स्पेसिफाई, कुछ दिक्कतें लगेगी तो में स्पेसिफाई चेंजेस, कि ये बातें हमें आपकी ढकोसले लग रही है, ठीक नहीं लग रही, इसे ठीक करो, या फिर इसके लिए मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो, मैं इसे और क्रॉस चेक करूंगा। सेबी की मर्जी, चेंजेस करवाना चाहता है तो चेंजेस करवा ले, सेबी की मर्जी एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो भी आपको देना पड़ेगा। तो सेबी में चेंजेस इफ एनी उसको जरूरत लगेगी उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में, ठीक है। दी इश्यूर और जो भी बच्चा कंपनी को अगर आईपीओ लाना है तो सबसे पहला काम क्या है, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करो। सेबी के पास ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बच्चा बनाने का मर्चेंट बैंकर से ये काम करवाएगा, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर बनवाएगा, सेबी तक पहुंचवाएगा, कंपनी के बिहाफ में वही ये सारे काम कर रहा है, इसलिए क्या लिखा है, इश्यूअर, या फिर क्या लिखा है, लीड मर्चेंट बैंकर। लीड क्यों बोला, एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर है, एक मेन वाला। चलो, कैरी आउट सच चेंजेस, सेबी ने जो जो चेंजेस बोले उसे ठीक करवाने का है उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर फाइलिंग, बच्चा आरओसी और एसी चेंज करने के बाद ही किसको भेजना, आरओसी को और स्टॉक एक्सचेंज। प्रोसेस समझ में आ रही है। सेबी को जब दिया गया था तो सेबी ने चेक किया था, सेबी अपने लेवल में भी चेक करता है, और सेबी एक बार इस इंफॉर्मेशन को मार्केट में रख देता है पूरी जनता के सामने। सेबी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल ऑन दी सेबी वेबसाइट फॉर, क्या लिखा है, पब्लिक कमेंट्स। सेबी कहेगा कि मैं तो देख ही रहा हूं, जनता आप लोग भी देख लो, और अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो प्लीज आकर मुझे इन्फॉर्म करो, क्योंकि क्या पता सेबी की तरफ से कोई कंसर्न छूट जाए, कोई इंटरेस्टेड बंदा हो जो इफेक्ट हो रहा हो। कंपनी ने कहा मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करो, यहाँ ये जमीन है, क्या पता जमीन किसी की थी, सेबी कंपनी बुद्धू बना रही थी, हो सकता है ना, तो पब्लिक कमेंट के लिए रख लिया जाता है। पब्लिक कमेंट मतलब जनता के लिए ओपन, जिसको भी दिक्कत है आकर सेबी को अप्रोच करे। सेबी फिर उसकी बात सुनेगी, कितनी बातों में सच्चाई है अपने लेवल में इंस्पेक्शन करेगी। कितने दिन के लिए, बहुत ज्यादा 1 साल 2 साल के लिए थोड़ा लटकाएंगे, 21 डेज। पब्लिक कमेंट्स के लिए कितने दिन के लिए अवेलेबल है, 21 डेज फ्रॉम दी फाइलिंग, जब भी फाइल किया सेबी को। तो इन शॉर्ट बच्चा एक तरीके से उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में ना प्रोसेस बताई है। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेगी, बोलो हाँ। मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करने के बाद मर्चेंट बैंकर क्या करवाएगा, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार करवाएगा। इस ड्राफ्ट को किसको देगा, सेबी को। देना तो वैसे आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज को उससे पहले देगा, कितने दिन पहले, 30 डेज पहले। 30 डेज मतलब गैप होना चाहिए। आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज को देने से पहले 30 दिन पहले किसको दे दे, सेबी को। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में मैंने दे दिया किसको, सेबी को, ठीक है। अब सेबी ने क्या किया, सेबी को मैंने जैसे दिया तो सेबी इसको चेक करेगा, और जब भी देंगे वहां से 21 दिन के अंदर सेबी क्या करेगा, पब्लिक कमेंट के लिए रख लेगा, ठीक है। सेबी ने फिर बोला पब्लिक कमेंट सुनने के बाद इंफॉर्मेशन खिंच सकती है बच्चा। मान लो पब्लिक कमेंट के पास कोई एक बंदा आता है रिप्रेजेंट करने कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने एग्जांपल लिया बच्चा है ना, कुछ भी हो सकता है। एक बंदे ने बोला यार ये मेरी जमीन है, कंपनी क्लेम करी ये जमीन है, इसमें वो प्रोजेक्ट बनाने वाली है, मुझसे तो ऐसे कोई परमिशन ली नहीं गई। सेबी क्रॉस चेक करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, इन सब में लग सकता है टाइम। तो सेबी चाहे तो इस 21 दिन के बाद 15 दिन में एक नोटिस भेज देगी, 15 दिन में एक नोटिस भेज देगी, जो आगे चलकर अभी हम पढ़ेंगे। किसको नोटिस भेज देगी, कंपनी को, कि तुम्हारे अगेंस्ट एक पब्लिक कमेंट आया है, मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए, मतलब आप भी आइए रिप्रेजेंट करिए। तो 15-15 दिन करके ऐसे पूरा एक्सटेंशन हो जाता है, जो आगे चल के हम प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे। तो पब्लिक कमेंट में लग सकता है जो भी टाइम, अब जब भी टाइम लगेगा, ठीक है, फिर वहां से 30 दिन का टाइम है आरओसी और स्टॉक फाइनल होने के बाद। क्या ये बात समझ में आ गई, 30 दिन का टाइम है कि आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज फाइनल हो गया, तो आप पहुंच जाइए कहां, आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज की। सेबी ने अब हमें हरी झंडी दे दी है, हरी झंडी दे दी है मतलब हमारा ड्राफ्ट फॉर्म क्या हो गया, अब ऑफर। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब कुछ नहीं, प्रोस्पेक्टस ही है। हम जनता को दे रहे हैं, पब्लिक इश्यू लेके आ रहे हैं, चाहे आईपीओ लेके आ रहे हैं चाहे एफपीओ, प्रोस्पेक्टस वर्ड कहेंगे और ऑफर डॉक्यूमेंट बोलेंगे, इजंट इट। प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इश्यू, और क्या लिखा है, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल समझते हैं, सेकेंड हैंड वाले शेयर्स। अब एक और वर्ड आ गया, ऑफर डॉक्यूमेंट, लेटर और ऑफर एक ही होता है, लेकिन जब पब्लिक को इश्यू करोगे तो ऑफर डॉक्यूमेंट। राइट इश्यू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब हम राइट इश्यू करते हैं
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करते हैं तब हम ऑफर डॉक्यूमेंट वर्ड यूज नहीं करते, तब हमारा डॉक्यूमेंट का नाम क्या हो जाता है, लेटर ऑफ ऑफर। हम जब जनता को इशू कर रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आ रहे हैं, इनके लिए अच्छा प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। राइट इश्यू में ये जनता तो वही है ना जिसने हम पे विश्वास किया था, तो उनको वैसा फुल फ्लेज ऑफर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो इनके लिए डॉक्यूमेंट का नाम बदल जाता है, हम क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ ऑफर। हम लेटर दे रहे क्योंकि आप हमारे पुराने कस्टमर हो, नए कस्टमर को बहुत मनाना पड़ता है, बहुत इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, यस और नो। पुराना कस्टमर तो विश्वास करता ही है, तो लेटर ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट यूज करेंगे इन केस ऑफ राइट इश्यू। अगर कहीं भी लेटर ऑफ ऑफर लिखा है तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, राइट इश्यू के ऑफर डॉक्यूमेंट की बात हो रही है वो ऑफर डॉक्यूमेंट ही जिससे हम क्या कह रहे हैं, हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ऐसा अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें। लेकिन पब्लिक इश्यू ऑफर फॉर सेल के लिए प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट में सब आ जाता है, ये एक डॉक्यूमेंट है ना जिससे क्या कर रहे हैं, ऑफर। तो प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज करते हैं पब्लिक और ऑफर फॉर सेल के लिए, और लेटर ऑफर किसके लिए यूज करते हैं, राइट इश्यू के। यहां तक चीजें क्लियर है। विच इज फाइल, जो कहां फाइल करते हो, आरओसी के पास, स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स इट। अब मुझे बताओ ड्राफ्ट और ऑफर डॉक्यूमेंट समझ में आया। ड्राफ्ट मतलब अभी फाइनल नहीं है, फाइनल कौन करता है, सेबी। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब फाइनल, सेबी ने फाइनल कर दिया है। सेबी अपने लेवल में भी चेक करेगा और जनता से भी चेक करवाएगा, अपनी वेबसाइट में डाल देता है और बोलता है जिसका भी इंटरेस्ट हिट हो रहा है प्लीज आकर कमेंट करिए, मैं उसकी बातें अच्छे से सुनूंगा। लेकिन जनता में वेबसाइट में जो दिखेगी ये विंडो कितने दिन के लिए ओपन रहेगी, ओनली फॉर 21 डेज। 21 डेज के अंदर किसी ने अगर अप्लाई कर दिया तो वेरी गुड। एग्जाम्पल के तौर पे आपका इंस्टीट्यूट एक कंपनी है ना बच्चा, इस इंस्टीट्यूट ने बोला कि मैं सिलेबस चेंज कर रहा हूँ, जो भी आपका सिलेबस जो चेंज हो रहा है, न्यू सिलेबस जो हो गया है, तो बच्चा सिलेबस चेंज करना, ये बात उन्होंने पब्लिकली रखी थी, पब्लिक कमेंट। जिसको भी दिक्कत है सिलेबस चेंज करने से बताइए। तो सीएस स्टूडेंट, सीएस मेंबर, जिनको भी जो भी दिक्कत है, सीएस मेंबर तो एक तरीके से क्या हो गए बच्चा, उसी के मेंबर हो गए, हम तो शेयर होल्डर हो गए। स्टूडेंट्स शेयर होल्डर थोड़ी ना हो, स्टेक हो गए, ठीक है। और जो भी जनता है जिसको दिक्कत है कि भैया इंस्टीट्यूट अपना सिलेबस बदल रहा है, वो सब पब्लिकली 21 डेज के लिए विंडो ओपन थी, आकर कमेंट करो। तो जम जम के सब लोग कमेंट कर रहे थे कि यार इंस्टीट्यूट को ये सिलेबस में ये हटा देना चाहिए, ये नहीं हटाना चाहिए, तो सब पब्लिक कमेंट करते। सबके रिकमेंडेशन से भी लेता है, सब सुनते हैं, उस बात से सारी चीजें फिर डिसाइड होती है। तो हाँ, ये हर कोई करता है। जब कभी भी हम बोलते हैं ना कि अभी फाइनल नहीं हुआ है, हम बोलते हैं ना कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन मार्केट में खबर कैसे आ जाती है, क्योंकि वो पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया जाता है कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो अब जनता अपना दिखाती है व्यू, रिकमेंडेशन, फिर फाइनली डिसाइड होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऐसा ही हर तरीके से लॉ फॉलो होता है। जैसे कि अभी मोदी जी ने बोला था किसानों को लेकर, तो वो प्रपोज था, उन्होंने स्ट्राइक कर दी ना, तो नहीं हुआ, तो वो पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया गया था, जिसमें जम के लोगों ने अपना दिखा दिया गुस्सा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर टाइम जब भी लॉ आता है तो पहले पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया जाता है। क्लियर है बच्चा? चलिए, अब बच्चा पहले दो चीजें तो समझ में आ गई है, आ गई है। बढ़ू दूसरे में क्या लिखा है, ऑफर डॉक्यूमेंट समझते हैं। ये ऑफर डॉक्यूमेंट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी तो वही हो गया ना, रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट बोलो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलो, एक ही बात है। लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट। अब आपकी ड्राफ्ट नहीं बोलेंगे, ड्राफ्ट क्या था, ड्राफ्ट क्या था, फाइनल नहीं था बच्चा, ड्राफ्ट क्या था, फाइनल नहीं है, सेबी से फाइनल करेगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जब आपकी कंपनी जाएगी किस रूट से, बुक बिल्डिंग रूट से। ये बुक बिल्डिंग रूट मतलब क्या बच्चा, आप अगर अपनी प्राइस में कॉन्फिडेंट हो तो प्राइस क्या होती है बच्चा, फिक्स होती है। अगर आपकी प्राइस फिक्स नहीं है तो आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जाते हो। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जब कंपनी ने कौन सा मोड ऑप्ट किया, बुक बिल्डिंग वाला, जिसमें आपकी प्राइस फाइनल नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट होता है। ड्राफ्ट को इसलिए हम इनकम्प्लीट नहीं बोलेंगे, ड्राफ्ट को क्या बोलेंगे, फाइनल नहीं है। सेबी को बस स्टैंप मारना है, फाइनल हो जाएगा। प्रोजेक्ट तुम्हारी तरफ से फाइनल है, मतलब ड्राफ्ट प्रोजेक्ट है, अगर आपके कॉलेज वालों ने एक्सेप्ट कर लिया तो फाइनल।
लेकिन हमें जो प्रोजेक्ट में एक मेन चीज मिसिंग है तो वो क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? कंप्लीट तुम्हारी तरफ से है तो ड्राफ्ट है, उनकी तरफ से हो जाएगा तो फाइनल। लेकिन तुम्हारी तरफ से ही कंप्लीट नहीं है और उनके स्टैंप लगाने के बाद भी क्या है, इनकम्प्लीट ही रहेगी ना, क्योंकि कंप्लीट कब होगी, जब प्राइस फिक्स हो जाएगी। दैट वाज रेड हेरिंग। क्लियर है बच्चा? अब रीड करते। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक प्रोस्पेक्टस ही है, कुछ अलग चीज नहीं है, लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स मिसिंग होती है। आरओसी के पास देंगे तब भी वो डिटेल मिसिंग ही होगी, क्योंकि भैया फाइनल तो तब होती है जब प्राइस फाइनल होगी। चलो, डिटेल्स मिस होती है, या तो कौन सी डिटेल नहीं होगी, आइदर प्राइस, और क्या लिखा है, अभी तक आपने प्राइस ही समझा है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने वाले, क्योंकि प्राइस पे बेस दोगी ना, कितनी प्राइस है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर डिसाइड होंगे। अभी अप्रॉक्स दिया गया है, फाइनल प्राइस डिसाइड नहीं है, फाइनल नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करे डिसाइड नहीं है। प्रोस्पेक्टस में अगर ये डिटेल्स नहीं है तो उसे हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जनरल लैंग्वेज में इनकम्प्लीट। ये कब होता है, इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशू, बुक बिल्ड बोलो या बुक बिल्डिंग बोलो एक ही बात है। प्राइस को क्या किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। डिटेल्स नॉट, शॉर्टकट में लिखा है बच्चा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स नहीं होती जब आप आरओसी में भी फाइल करते। मतलब मैं बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू जा रही हूँ, ये भी मेरा अभी ड्राफ्ट है, ये भी अभी मेरा क्या है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। पहले सेबी को दूंगी, सेबी भी वही करेगा, पब्लिक कमेंट सारी प्रोसेस करेगा, फिर वो अपनी तरफ से स्टैंप लगा देगा कि ठीक है कंप्लीट है, बस प्राइस मिसिंग है क्योंकि बुक बिल्डिंग के थ्रू जा रहे हो। अब इसे आरओसी को दे दो, आरओसी को भी अभी इनकम्प्लीट ही प्रोस्पेक्टस दिया है। क्लियर है बच्चा? Only on the completion of the bidding process, details of the final price include in the offer document. अब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या बन जाएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट, सिंपल। The offer document file will thereafter with the ROC. ROC को दोबारा से देना पड़ता है बच्चा, मतलब पहले हमने आधा अधूरा दिया, प्राइस फाइनल होने के बाद आरओसी को फिर से दे देना, तो आरओसी को देने के बाद फिर से क्या बन जाएगा, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस ही था, लेकिन रेड हेरिंग क्यों हो गया, क्योंकि इसमें प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स मिसिंग है, तो आरओसी को दे दिया जाएगा बच्चा, लेकिन प्राइस जब आपकी फाइनल हो जाएगी। प्राइस फाइनल कब होती है, पहले मार्केट में तो लाओ ड्राफ्ट, जो ये ऑफर डॉक्यूमेंट है ये क्या कह रहे हैं, पहले सेबी को दो, फिर आरओसी को दो, फिर मार्केट में लेकर आओ। सेम रेड हेरिंग, सेबी को दिया, आरओसी को दिया, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट, मार्केट में लेकर आ गए, मार्केट से अब क्या डिसाइड हो गई, प्राइस, क्योंकि मार्केट में ओपन नहीं करेंगे तो प्राइस ही डिसाइड नहीं होगी। प्राइस जैसे ही डिसाइड होती है तुरंत आरओसी को देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो डबल बार काम करना पड़ता है, हाँ, खर्चा डबल, हाँ, ठीक है। चलो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस समझ में आया? ये अभी कुछ टर्म सिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अभी यूज करेंगे, ठीक। अब इन्होंने कहा 3 वर्ड बस सिखा रहे, बाकी जैसे जैसे सिचुएशन आएगी, लेकिन अच्छी बात ये कि हमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए कि अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी मैंने पहले ही आपको 15 चैप्टर में समझा दिया था। अब इन्होंने कहा चलो सीखते हैं, क्या सीखते हैं, आईपीओ और एफपीओ। आईसीडीआर रेगुलेशन इश्यूअर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आईपीओ लाने से पहले कुछ कंडीशंस होती हैं, वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा सकते हो बच्चा इंपॉर्टेंट लगा दो। यहां रेगुलेशन नंबर याद करना है लगाना भी चाहिए, ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब आपकी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो ये सारी चीजें तो अब चेक करनी पड़ेगी। हेडिंग में लिखा है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लाई फॉर द आईपीओ। आपकी कंपनी अब आईपीओ लेकर आ रही है, कोई भी एरी गैरी नथु थैरी कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आ सकती। इन्होंने कहा हम रेगुलेशन 5 पढ़ रहे, कौन सा रेगुलेशन, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। अब ये रेगुलेशन नंबर 5 याद होना चाहिए। बहुत कम चीजें याद करने को बोलती हूँ, बाकी सब तो वॉलंटियर बोलती हूँ, याद कर लो तो कर लो, ये तो कंपलसरी। रेगुलेशन 5 याद करना है, रेगुलेशन 6, 7, 8 अभी कुछ कंटिन्यू रेगुलेशन याद करना है। तो अभी मैं कौन सा रेगुलेशन पढ़वा रही हूँ, 5, ठीक। रेगुलेशन 5 का 1 और 2 पढ़ रहे हैं साथ में, ठीक है। यहाँ ABCD जो है वो 5 का 1 है और जो 2 है वो E वाला पॉइंट है, ठीक है। प्रेजेंटेशन दिया है मॉड्यूल ने, इस मॉड्यूल के प्रेजेंटेशन के चक्कर में बहुत सारी चीजें वो लोग खा जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। पैराग्राफ देते तो फिर भी कंप्लीट लिख देते। हेडिंग में लिखा है कुछ एंटिटीज है, मतलब कुछ कंपनीज है जो कि आईपीओ
नहीं ला सकती। तो चलो देखते हैं कौन से आईपीओ नहीं ला सकती। अब आप एक कंपनी में लिस्ट हो, सॉरी, अब आप एक कंपनी में सीएस हो, उस कंपनी ने बोला चलो आईपीओ लेकर आओ, तो आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी एलिजिबल है कि नहीं। टोटल कितने पॉइंट्स देखने हैं? ये 5 बातें। ईश्वर समझते? कंपनी, जिस कंपनी में आप सीएस हो, एनी ऑफ इट्स प्रमोटर समझते हैं, उस कंपनी का प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप, और क्या लिखा है? सेलिंग शेयर होल्डर। कुछ पुराने शेयर होल्डर थे, ऑफर फॉर सेल, नीचे उन्होंने बोल दिया भैया सेलिंग शेयर होल्डर मीन्स ऑफरिंग फॉर सेल स्पेसिफाइड पब्लिक इश्यू इन अकॉर्डिंग विद दिस रेगुलेशन। पहले जो ऑफर फॉर सेल समझा चुके हैं ना, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे ना, जो अपने शेयर बेचने को तैयार थे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेलिंग शेयर होल्डर, जो आईपीओ एफपीओ में लेकर आ रहे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आईपीओ। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आईपीओ। अभी एफपीओ की बात नहीं कर रही हूँ, सीधा आईपीओ की बात कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम लेकर आ रही है, आपकी अनलिस्टेड कंपनी है, फर्स्ट टाइम आईपीओ लेकर आ रही है। कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है? नहीं है, नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट। पहला, अगर आपकी कंपनी या तो आपकी कंपनी का प्रमोटर या तो प्रमोटर ग्रुप या फिर सेलिंग शेयर होल्डर, मतलब आपके आईपीओ में पुराने शेयर्स भी होंगे, तभी तो सेलिंग शेयर होल्डर होगा, नहीं तो नहीं होगा। एकदम पूरे का पूरा फ्रेश इश्यू लेके आ रहे हो तो सेलिंग शेयर होल्डर नहीं भी होगा, आपकी मर्जी है ना। बच्चा, इन्होंने कहा सेबी ने एक लिस्ट तैयार कर रखी है, सेबी ने एक लिस्ट तैयार करके रखी है, उस लिस्ट का नाम है डीबार्ड। डीबार्ड बोले तो अलाउड नहीं है, मतलब कुछ तो खुरापाती किया होगा। इन्होंने बोल दिया डिबार्ड फ्रॉम दी एसेसिंग कैपिटल मार्केट बाय दी सेबी। सेबी ने अगर आपकी कंपनी को डिबार्ड करके रखा है तो आपकी कंपनी आईपीओ नहीं लाएगी। कंपनी को नहीं किया है, कंपनी के प्रमोटर को किया है, तो इसका हर्जाना, इसका कंपनसेशन कंपनी को पे करना पड़ेगा। आपकी कंपनी का प्रमोटर गड़बड़ है, उसको डिबार्ड कर रखा है, तो आपकी कंपनी को हम मना कर देंगे, या फिर आपके प्रमोटर ग्रुप को कर रखा है, या फिर आपके सेलिंग शेयर होल्डर को, उस नालायक सेलिंग शेयर होल्डर को, तो सेलिंग शेयर होल्डर को मत लाने दो, है ना, उसको छोड़ दो, ठीक है। सेबी ने अगर आपको डिबार्ड करके रखा है कैपिटल मार्केट में आने से मना, आपने खुद नोटिस किया जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो चैप्टर के एंड की पेनल्टी में लिखा रहता था कि भैया इसको क्या कर दिया गया है, कैपिटल मार्केट में एक्सेस करने नहीं दिया जाएगा, तो मतलब कुछ खुरापाती किया होगा। कंपनी है एबीसी, कंपनी है एबीसी, एबीसी लिमिटेड कंपनी चाह रही है आईपीओ लाने का, तो आपको क्या चेक करना है? ये कंपनी को कभी सेबी ने मना नहीं किया हो, सेबी ने डिबार्ड ना किया हो, या तो इसके प्रमोटर को, या तो प्रमोटर ग्रुप, या फिर अगर सेकंड हैंड शेयर्स लेके आ रहे तो सेलिंग शेयर होल्डर को भी। अगर है तो सीधा बोल दो कि भैया हम आईपीओ नहीं ला सकते। अब इस कंपनी में एक ए बी सी, ये 3 प्रमोटर थे, इनको डिबार्ड करके रखा था, तो आप हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे? ना। अब इनकी एक एक्स वाई जेड एक और कंपनी थी, ये ए बी सी, ये तीनों के तीनों प्रमोटर यहां भी थे, हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। एबीसी प्रमोटर एबीसीडी में भी थे और एक्स वाई जेड में थे, तो एबीसी को तो मना कर दिया, तुम आईपीओ नहीं ला सकते। इन्होंने बोला अगर ये जो प्रमोटर है, इन प्रमोटर को मना कर रखा है अगर इस कंपनी के कारण, तो ये जिन जिन कंपनी में प्रमोटर होंगे उन कंपनी को लाने दिया जाएगा क्या? नहीं। क्या बात समझ में आई? एबीसी पुरानी कंपनी थी, लिस्टेड थी, न्यू नहीं है, एग्जाम्पल चेंज। एबीसी पुरानी कंपनी थी, इस पुरानी कंपनी में एक प्रमोटर था, इस एबीसी कंपनी में उसने कुछ गलत किया, तो पेनल्टी के तौर पे इसको क्या कर दिया गया बच्चा? डिबार्ड कर दिया गया। अब एक न्यू कंपनी आती है एक्स वाई जेड, ये कह रहा है कि भैया मैं उसमें भी प्रमोटर हूं, तो क्या एक्स वाई जेड को लाने दिया जाएगा आईपीओ? नहीं। तो इन शॉर्ट पहला पॉइंट समझ में आ गया। पहला क्या बोलता है? ईश्वर, उसका प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, उसका सेलिंग शेयर होल्डर, अगर सेबी ने मना कर दिया है आप डिबार्ड वाली लिस्ट में हो, आईपीओ नहीं लाओगे। अब मैंने जो दूसरी कंपनी का एग्जाम्पल दिया, दूसरी कंपनी भी ला पाएगी क्या? नहीं। सेम बात लिखी है, इफ एनी प्रमोटर या फिर उसका डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर ऑफ, पहला उसी कंपनी का, दूसरा वही लोग दूसरी कंपनी में भी है, तो उस दूसरी कंपनी को भी मना कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो पहला दूसरा ये बोलते हुए डिबार्ड वाला है, डिबार्ड बाय दी सेबी, ओन कंपनी या फिर अनदर कंपनी बोल सकती हूँ।
लिस्ट देखनी पड़ेगी, हमेशा लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला ए और बी, यही वाला पॉइंट ए और बी नॉट अप्लाई, इन्होंने कहा डिबार्ड है तो नहीं, इन्होंने कहा ये जो हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब एक्सेप्शन होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं, सीधा सा उन्होंने बोल दिया डिबार्ड इन दी पास्ट, सेबी ने 4 साल 10 साल पहले किया था, द पीरियड ऑफ डिबार्टमेंट इज ओवर, मतलब 1 साल के लिए डिबार्ड किया था, 10 साल पहले 1 साल पहले किया था, भैया 10 साल बाद आज हो रही, तो क्या आज मुझे मना कर दिया जाएगा? नहीं। बात समझ में आ गई? लेकिन कब देखेंगे? जिस दिन फाइल कर रहे, क्या फाइल कर रहे, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जिस दिन सेबी के पास जा रहा है उस दिन चेक किया जाएगा कि डिबार्ड, अगर एक दिन पहले डिबार्ड खत्म हो गया तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, समझ में आया? आज की डेट बताओ क्या है? 13 फरवरी है। अगर आज 13 फेब है, आज मैं ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सभी को देने जा रही हूँ, 12 तारीख को मेरा टाइम पीरियड खत्म हो गया, मैं बस देख रही थी डिबार्ड का टाइम खत्म हो जाए, जैसे खत्म होगा अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं? हाँ। बस उन्होंने कहा भैया ओवर हो जाना चाहिए फाइल करने के ये जो डेट है उससे पहले, दैट्स इट। ए और बी समझ में आया? पढ़ क्या रहे हैं, भूल तो नहीं गए? आपकी कंपनी एलिजिबल है कि नहीं? नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे हैं, आपकी कंपनी एलिजिबल नहीं है अगर आप डिबार्ड हो, आपकी कंपनी या फिर आपकी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी में भी है तो वो कंपनी भी नहीं, ठीक है। चलो, सी क्या बोलता है? ईश्वर कौन होता है? कंपनी, या फिर उसका प्रमोटर या फिर उसका डायरेक्टर क्या है? विलफुल डिफॉल्टर। सेबी ने डिबार्ड करने के लिए अलग है, विलफुल डिफॉल्ट करने की डेफिनेशन अलग है। अमेंडमेंट आए हैं, अमेंडमेंट में ये वर्ड लिखो फ्रॉडुलेंट बोरोवर, फ्रॉडुलेंट बोरोवर, ये वर्ड लिखो। तो ए बी सी क्या बोलता है? ए और बी क्या बोलता है? डिबार्ड, ठीक है। ए और बी दोनों डिबार्ड, लेकिन ओन कंपनी और अनदर। अब सी क्या बोलता है? इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर किस डेफिनेशन में आ गई बच्चा? विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर। और अगर मैंने एक और वर्ड जो इंसर्ट करवाया जो अमेंडमेंट आया है वो क्या है? फ्रॉडुलेंट बोरोवर। कुछ क्लिक हो रहा है? बोरोवर कौन होता है? लोन लेने वाला, लोन लेने वाले ने क्या किया है? फ्रॉड किया है, बहुत सारे फ्रॉडों को जानते ही हो। तो कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने क्या किया है? फ्रॉड किया है, किस चीज को लेकर? लोन लेने को लेकर, या फिर इसका प्रमोटर या फिर इसका डायरेक्टर। तो विलफुल डिफॉल्टर और लिखा है, मतलब दोनों एक ही बात। तो विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट एक तरीके से हमारी आरबीआई बनाती है। आरबीआई ऑब्वियसली किसको लेकर बनाएगी कि भैया इन्हें ब्लैकलिस्ट करो, ये लोन लेते हैं और चुकाते नहीं है, ठीक है। तो इनकी एक लिस्ट बना दी है। अगर विलफुल डिफॉल्टर के आप लिस्ट में हो, क्योंकि अब आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा, तो आप क्या लेने आओगे? आईपीओ इश्यू करोगे, तो अब हम आपको आईपीओ लाने नहीं देंगे, तो ये कंपनी एलिजिबल नहीं है, मार्केट से पैसा नहीं उठाए, क्योंकि भैया हमारा जो पैसा उठाया वो नहीं चुका है, जनता को लूटने आएंगे। समझ में आया? डी पॉइंट क्या बोलता है? इफ एनी प्रमोटर और डायरेक्टर, क्या लिखा है? फ्यूजिटिव ऑफेंडर भगौड़ा, एक एक्ट बनाया गया है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, एक कानून बनाया गया है बच्चा। जब देखा गया कि इतने फ्रॉडुलेंट बोरोवर हो चुके हैं, फ्रॉडुलेंट विलफुल डिफॉल्टर पहले से थे, ये हमारी इंडिया में ही है, ये नलायक फ्रॉड जो है यहीं बैठे हैं, और ये क्या है? इंडिया छोड़कर भाग गए, जैसे कि विजय माल्या, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर में विजय माल्या है, नीरव मोदी, ये सब है। तो इन शॉर्ट ये लोग बैंक से बड़ा बड़ा लोन लेते हैं और चुकाते नहीं है। सी वाले पॉइंट में इन लोगों ने लोन नहीं चुकाए, लेकिन इंडिया में ही चैन से घूम रहे हैं, क्योंकि इतने सबूत एंड ऑल, ये सारे नाटक रहते हैं बच्चा। और ये लोग सबूत मिल गए, इनको मालूम था ये कभी भी अंदर हो सकते, तो उन्होंने इंडिया छोड़ दिए। तो सी और डी एक तरीके से क्या है? लोन को लेकर ही है, लेकिन ये इंडिया में ही घूम रहे हैं और ये आउटसाइड इंडिया। ये लोगों की अगर कंपनी मार्केट में, इनका जो प्रमोटर डायरेक्टर भाग चुका है, तो जिस कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर था वो कंपनी अब आईपीओ नहीं ला सकती। क्या ये बात समझ में आई? मतलब विजय माल्या अगर अब स्टार्टिंग में उसने ये किया, ये सब होने के बाद बनाए गए हैं लॉ, पहले नहीं बने थे। ऑब्वियसली जब देखा कि भैया इतने फ्रॉड नाटक हो रहे, तो फिर ये नेगेटिव लिस्ट में ये सारे पॉइंट्स ऐड होंगे। समझ में आया? स्टार्टिंग के 4 बच्चा। शॉर्टकट में बोलूं, पहला डिबार्ड था, डिबार्ड बाय सेबी, स्टार्टिंग के 2, ओन या फिर
अनदर कंपनी। फिर बाकी के 2 पॉइंट, एक विलफुल डिफॉल्टर था और एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो इंडिया में फ्रॉड घूम रहे हैं या फिर इंडिया छोड़कर भाग चुके। लास्ट वाला पॉइंट की हेडिंग अगर बोलूं तो हेडिंग क्या है बच्चा, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल। हम बच्चा डिबेंचर इशू करते हैं, प्रेफरेंस इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, कन्वर्टेबल वाला करते हैं। जहां कन्वर्टेबल आ जाता है मतलब इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट। वर्ड क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। यहां साफ साफ बोला गया है कि अगर इफ देयर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, आपकी कंपनी लिस्ट होने से पहले, अभी अनलिस्टेड है, ये पूरे पॉइंट्स किसके हैं बच्चा, अनलिस्टेड कंपनी के। हम देख रहे हैं अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट होने जा रही है, आईपीओ लेकर आ रही है, एलिजिबल है कि नहीं। अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो और अभी आपकी सिक्योरिटीज क्या है, कन्वर्ट नहीं हुई है, होने वाली है, तो प्लीज आप पहले रुक जाइए, पहले इनको कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद ही आप आईपीओ लेकर आएंगे। हम आपको हम आपको लिस्ट होने तब तक नहीं देंगे। हाँ वेरी गुड, डीलिस्टिंग में भी वाला पॉइंट हमने पढ़ा था कि रुक जाइए, पहले इसे कन्वर्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर कन्वर्ट कर लेंगे, अभी तक ये डिबेंचर होल्डर है, अभी तक क्या ये डिबेंचर होल्डर, आगे चल के क्या बनने वाले, इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर अगर बनते तो एग्जिस्टिंग ऑफर फॉर सेल भी आ जाता है। अगर ये भी जनता को बेचना चाहते तो इनसे ये हक इनका रह ना जाए, तो प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। आप अपने आउटस्टैंडिंग को क्या कर लो बच्चा, कन्वर्ट कर लो। और एनी अदर राइट्स, ऐसा ही मिलता जुलता अगर कोई भी राइट है विच वुड एंटाइटल, जिसके कारण एनी पर्सन विद एनी ऑप्शन रिसीव, जिस कारण से वो क्या बन जाता है बच्चा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होता है, तो प्लीज थोड़ा सा वेट करिए। हम आपको पूरे से मना नहीं कर रहे, हम आपको बस थोड़ा सा रुकने को बोल रहे। तो यहाँ पे बोला है कौन कौन सी एंटिटीज एलिजिबल नहीं है, डिबार्ड ओन या फिर अनदर कंपनी, विलफुल डिफॉल्टर, फ्रॉडलेंट बोरोवर जो इंडिया में घूम रहे, या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, या फिर आपकी कंपनी का अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, या इससे मिलता जुलता कोई भी राइट हो जिसमें वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्लीज रुक जाइए। छोटा सा एक नोट है, नोट में ए और बी डिबार्ड की बात कर रखी है। उन्होंने कहा भैया अगर आपका डिबार्ड का टाइम खत्म हो चुका है तो आप आईपीओ ला सकते हो। सेलिंग शेयर होल्डर समझ में आया। इसी से कनेक्टेड आपको अभी रेगुलेशन कौन सा पढ़ा है मैंने, 5, 1 एंड 2। 1 में कौन कौन से कवर होते हैं, ए बी सी डी, और 2 में कौन कवर होते हैं, बस ई होता है। ठीक है, इन्होंने इतना दिया नहीं क्योंकि ये लोग बस चार्ट प्रिपेयर करते रहेंगे, बस ये इससे कनेक्ट है। आउटस्टैंडिंग ऑप्शन, इसॉब में कुछ याद है, इसॉब क्या होता है, चैप्टर 19 पढ़ा था, एम्प्लॉय को दिया है जनरल रूल, अगर इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है तो रुक जाइए। नॉन एप्लीकेबिलिटी 5 और 1, उस जनरल रूल का क्या है, एक्सेप्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन। आपको वापस मेरी आईटेक्स कंपनी है, आईटेक्स कॉमर्स क्लासेस है मेरी, आईटेक्स कॉमर्स क्लासेस को क्या बोला, अगर आपके क्या है कन्वर्ट नहीं हुए तो आप रुक जाइए। इन्होंने कहा कि क्यों कन्वर्ट नहीं हुए, रीजन क्या था, एम्प्लॉय को दिया था इसॉब क्या होता है, कंपनी को में अच्छे एम्प्लॉयज को रोकने के लिए एक वेस्टिंग पीरियड दिया जाता है। भैया मैंने 5 साल के लिए वेस्टिंग दे दिया, तो अभी इनका भी कन्वर्ट होना बचा है, लटक गया है, तो क्या मैं 5 साल तक आईपीओ नहीं लाएंगे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकर आ जाइए, ये एक्सेप्शन है। अगर आप आईपीओ लाने से पहले इसॉब लेकर आ चुके थे और ये भी आपका लटका हुआ है, हमने डिबेंचर्स वालों को तो रोक दिया, लेकिन इनके लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे पर्पस क्या है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना कि आप हमारी कंपनी में लगे रहो। तो अगर ये आउटस्टैंडिंग है, ये वाला ऑप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है, तो आपकी कंपनी आईपीओ ला सकती है। समझ में आया। दूसरी बात, बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर कन्वर्टेबल जो सिक्योरिटीज है ऑन एंड बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अगर प्राइस फिक्स नहीं है तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अगर प्राइस फिक्स है तो प्रोस्पेक्टस। मतलब जब ये प्रोस्पेक्टस आप किसको दे रहे हो बच्चा, प्रोस्पेक्टस किसको दे रहे हो, सेबी को दे रहे हो। ऑन एंड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग, जब भी आप फाइलिंग कर रहे हो, एज द केस में भी, आरओसी को जब भी आप फाइल कर रहे हो, आरओसी से पहले किसको करते हो, सेबी को ड्राफ्ट दे रहे हो। जिस दिन सेबी को देने से पहले, एक दिन पहले हमें क्या पता चला, ये फुल्ली पेड अप, ये कन्वर्ट हो गए, क्या लिखा है, कन्वर्टेड।
तो बच्चा क्यों लिखा उन्होंने एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है क्या? कन्वर्टेड हो गए ना, अब दे सकते हैं ना। बस इन्होंने जानबूझ के लिख दिया बस कि भैया नॉन एप्लीकेबल, ये बस ऐसा ही है। वापस आते, ए और बी में मना कर दिया था डिबार्ड, लेकिन क्या बोला, अगर डिबार्ड का टाइम ही खत्म हो गया तो कर सकते हैं। इन्होंने कहा भैया फाइलिंग करने से पहले ही कन्वर्ट हो गए तो क्या कर सकते हो, ला सकते हो। तो एक्सेप्शन कायदे से एक ही हुआ ना। आपको रुकना किसके लिए नहीं है, इसॉप के केस में रुकना नहीं है। अब पूरा क्रक्स फिर से बना दी। हम पढ़ क्या रहे हैं, रेगुलेशन नंबर 5(1) एंड रेगुलेशन 5 का 2 साफ साफ बोलता है कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है। कंपनी एलिजिबल नहीं है जिनको डिबार्ड कर रखा है कंपनी, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग, सेम बात है लेकिन बस अदर कंपनी के लिए। सी पॉइंट बोलता है विलफुल डिफॉल्टर। डी क्या बोलता है, फिजिटिव ऑफेंडर। ई बोलते हैं अगर आपके शेयर कन्वर्ट नहीं हुए तो कन्वर्ट करने के बाद कर सकते हो, तो कन्वर्ट करने के बाद कर सकते हो, ये बात यहां पे आ गई। इन्होंने कहा कि इसॉप इकलौता क्या है, एक्सेप्शन है, कि इसमें आपको लोगों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। बस ये थी पूरी की पूरी कंप्लीट बातें, और यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर। डाउट है तो पूछो बच्चा।